हेलो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में हेनरी फ्योल के प्रसिद्ध 14 सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के क्षेत्र में 14 सिद्धांतों का अपना एक अनोखा कंट्रीब्यूशन दिया है और ये किसी भी मैनेजर के लिए लैंप पोस्ट का काम करते हैं, उसके लिए गाइडेंस का काम करते हैं। हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए 14 सिद्धांतों में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कार्य विभाजन के सिद्धांत या विशिष्टीकरण के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में। हम सभी जानते हैं कि प्रबंध करने से पहले प्लान करना पड़ता है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको कार्य के रूप में परिणत करने के लिए या उसे क्रियान्वित करने के लिए कार्यों को अलग अलग लोगों को बांटा जाता है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को बांटा जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक अकेला व्यक्ति सारे कार्य खुद नहीं कर सकता है। इसलिए मैनेजर जो भी प्लान उसने बनाए हैं, उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ वो करवाना चाहता है, वह अपने सबॉर्डिनेट में उनको बांटता है या उनको हैंडओवर करता है या अपने वर्क का डिवीज़न करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हुए हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी तरह के कार्य करने में एक्सपर्ट या विशेषज्ञ नहीं होता है। इसलिए प्रबंधक को ये पता होना चाहिए, मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस काम को कर सकता है, कौन व्यक्ति किस कार्य को करने के योग्य है। उसी के अनुसार उसे योग्य कार्य के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। अब हम दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम सभी जानते हैं कि जब उत्तरदायित्व किसी को दिया जाता है, कोई काम किसी को जब हम डेलीगेट करते हैं, तो उस काम को करने के लिए हमें उस पार्टी को या उस एम्प्लॉय को या उस वर्कर को कुछ अधिकार भी देने होते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी व्यक्ति को अधिकार देते हैं, तो उन अधिकारों के साथ साथ उसका उत्तरदायित्व भी हमें सुनिश्चित करना होता है। तो हेनरी फ्योल इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए ये कहते हैं कि अधिकार और उत्तरदायित्व एक साथ चलने चाहिए। अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों में किसी भी तरह का असंतुलन नहीं होना चाहिए, दोनों में संतुलन होना चाहिए। आई मीन टू से दैट अधिकार जब दिए जाते हैं तो उसके साथ साथ उत्तरदायित्व भी होने चाहिए, और जब आपने उत्तरदायित्व दिया है तो उसके साथ साथ अधिकार भी दिए जाने चाहिए, ताकि वह व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को भली भांति पूरा कर सके। तीसरे सिद्धांत के रूप में फ्योल कहते हैं, अनुशासन बनाए रखना ज़रूरी होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में यदि आप कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना चाहते हैं, विदाउट एनी इंटरप्शंस, जब आप अपने काम को करना चाहते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन को तरक्की दिलाना चाहते हैं या उसे प्रगति की ओर लेकर जाना चाहते हैं, तो अनुशासन बने रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। अनुशासन बने रहने से काम सभी प्लान के अनुसार और समय पर पूरे हो जाते हैं, और जहां अनुशासन नहीं होता है वहां कार्य समय पर पूरे नहीं हो सकते हैं और कार्यों में एक अनिश्चितता सी बनी रहती है। इसलिए किसी भी प्रबंधक को अनुशासन के सिद्धांत का पालन करना ज़रूरी होता है। चौथे सिद्धांत के रूप में हेनरी फ्योल ने आदेश की एकता की बात कही है। आदेश की एकता का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से एक समय में एक ही आदेश मिलना चाहिए। यदि ऐसा कभी होता है कि एक व्यक्ति को एक समय में एक से ज़्यादा अधिकारियों से आदेश मिलते हैं, तो उसके सामने ये उलझन हो जाती है कि वह किस बॉस के सामने पहले जाए या किस बॉस के ऑर्डर की अनुपालना वह करे। तो आदेश की एकता हमें ये कहती है कि एक समय में एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, ताकि वह उस व्यक्ति के आदेश को पूरा कर सके। पॉइंट नंबर 5 में निर्देश की एकता के सिद्धांत के बारे में बताते हुए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताते हुए हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि जिस तरह आदेश की एकता का संबंध अधिकारी और उसके सबॉर्डिनेट से है या उसके एम्प्लॉय से है, ठीक उसी प्रकार निर्देश की एकता का संबंध किसी प्लान से है कि यदि प्लान एक है और उसमें कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय एक साथ काम करते हैं, तो उन्हें एक ही तरीके का डायरेक्शन मिलना चाहिए,
ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि प्लान एक है और उसमें यदि 10 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं तो 10 को अलग अलग डायरेक्शन दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो उस काम को अच्छी तरीके से संपादित करना संभव नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को सर्वोच्चता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। व्यक्तिगत और हित और सामान्य हित। व्यक्तिगत हित का मतलब होता है एम्प्लॉय के खुद का हित। ऐसा व्यक्ति जो किसी इंस्टीट्यूशन में काम करता है, किसी न किसी इंटरेस्ट को लेकर काम होता है और उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है पैसे कमाना या वेतन कमाना। सामान्य हित का मतलब है उस इंस्टीट्यूशन का हित जिसके लिए उस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है। तो यदि कभी ऐसा होता है कि व्यक्तिगत हित और सामान्य हित दोनों आपस में टकराते हैं या दोनों एक ही जगह पर आ जाते हैं, तो एम्प्लॉय को हमेशा जनरल इंटरेस्ट को चुनना चाहिए, उसी को सेलेक्ट करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत हित को उस समय छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से यदि हम इसी सिद्धांत को मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजर को भी ये देखना चाहिए कि वह अपने इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट को तो अचीव करे ही साथ वहाँ काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति आज के टाइम में या हम किसी भी समय की बात करें तो काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है, क्योंकि पैसा किसी भी व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। यदि वो न हो तो जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो पारिश्रमिक के सिद्धांत को हेनरी फ्योल स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि किसी भी संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को, किसी भी कारखाने में, किसी भी उद्योग में, किसी भी कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति को इतना पारिश्रमिक या इतनी मजदूरी या इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए कि वह अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आधारभूत आवश्यकताओं का मतलब ये है कि उसे साधारण खाना मिल पाए, साधारण तरीके से वो रह पाए, एक साधारण घर में वो रह पाए, एक आधारभूत शिक्षा वो ग्रहण कर सके। अतः उसे इतना पारिश्रमिक तो अवश्य मिले कि वह अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पॉइंट नंबर 8, केंद्रीयकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो अलग अलग थॉट है। केंद्रीकरण का मतलब होता है अधिकारों को अपने हाथ में कैद कर लेना, अपने तक ही सीमित कर लेना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अधिकारों को स्प्रेड कर देना, उनको बांट देना। केंद्रीयकरण का सिद्धांत ये कहता है इन जनरल सर्कमस्टांसेस जो अधिकार है वह डेलीगेट किए जाने चाहिए, लेकिन केंद्रीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें लेना एक वर्कर के कंट्रोल में नहीं होता है, वह उतना एक्सपर्ट नहीं होता है। इसलिए कुछ जो अधिकार हैं निर्णय लेने के, उनकी पावर प्रबंधक को अपने पास ही रखनी चाहिए, लेकिन जो रूटीन के काम हैं, जिन कामों को करने में उसके वर्कर एक्सपर्ट हैं, वहाँ उनके बीच में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस किसी भी मैनेजर को नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, सोपानिक श्रृंखला का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की भी कहते हैं, पदानुक्रमता का सिद्धांत भी कहते हैं। और यहाँ पर हम स्केलर चेन से मतलब जो हेनरी फ्योल है उनके लिए कहा गया है कि इसे फेयोल पुल भी कहा जाता है। जो सोपानिक श्रृंखला है उसे फेयोल पुल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए हेनरी फेयोल ये कहते हैं कि उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों के बीच में, यानी हायर अथॉरिटी से लोअर जो वर्कर हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होने वाला है या जो संपर्क होने वाला है, उनका उल्लंघन कभी नहीं किया जाना चाहिए। यानी जब किसी
एम्प्लॉय को, जब किसी वर्कर को अपने बॉस से बात करनी है और उसके बॉस के बीच में यदि दो लोग और आते हैं तो उसे उस हायरार्की को फॉलो करना चाहिए। उसे व्यवस्थित रूप से सबसे पहले अपने ऊपर जो अधिकारी है उससे बात करनी चाहिए, देन उससे ऊपर, और लास्ट में वो अधिकारी उस उच्च अधिकारी से बात करते हैं। ऐसा सामान्य परिस्थिति में करना संभव होता है, लेकिन जब परिस्थिति असामान्य होती है या कई बार इतनी इमरजेंसी हो जाती है कि हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो उस समय डायरेक्ट एक वर्कर अपने अधिकारी से कांटेक्ट कर सकता है, उससे मिल सकता है, और एक अधिकारी अपने से लोअर लेवल के वर्कर को डायरेक्ट बुलाकर कुछ भी पूछ सकता है और उसके साथ डील कर सकता है। इसे ही हम सोपानिक श्रृंखला का सिद्धांत या पदानुक्रमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 या सिद्धांत नंबर 10, व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। फेयोल ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु और मनुष्य का स्थान निश्चित ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वह वस्तु और मनुष्य उसी स्थान पर रहने चाहिए। मतलब ये कि एक इंस्टीट्यूशन में, एक ऑफिस में, एक वर्क प्लेस पर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ बैठकर काम करना है और मैं जिन टूल के साथ काम करता हूँ मुझे वो टूल कहाँ मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट दो रिसोर्स है, यदि हम HR यानी ह्यूमन रिसोर्स की बात करें यानी वर्कर, और जो फिजिकल दूसरे रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भौतिक संसाधन हैं, जैसे ऑफिस की बात करें तो टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है। इसी तरह से यदि प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग में कोई आदमी लगा हुआ है तो जिस मशीन पर उसको काम करना है उस मशीन का स्थान भी निश्चित होना ज़रूरी है। ऐसा करने से वस्तुओं का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को वस्तुएं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यदि इस तरह रोज़ हम वस्तुओं को ढूंढने लगे, हमारी जगह को तलाशने लगे, तो शायद हम कभी भी किसी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्रियाओं के व्यवस्थित संपादन के लिए व्यवस्था के सिद्धांत का पालन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 में हम बात करते हैं समता के सिद्धांत की। इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए, इस सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए हेनरी फेयोल ये कहते हैं कि समता का सिद्धांत कर्मचारियों के साथ न्याय, सहानुभूति और समानता, न्याय यानी जस्टिस, सहानुभूति यानी सिंपैथी, समानता यानी इक्विटी का व्यवहार करने पर जोर देता है, फोर्स देता है। वह मैनेजर्स को ये कहता है कि वे कर्मचारियों के साथ कभी भी पार्शियलिटी न करें, उनके साथ पक्षपात न करें, कभी भी वो बायस्ड न हो, और न ही कभी अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा महत्व देते हुए अपने जो दूसरे वर्कर हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध नहीं है, उनका परित्याग कर दे या उनके साथ वो अन्याय करे। उसे सभी वर्कर के साथ निष्पक्ष, मित्रतापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि उन सभी का सहयोग उसे प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। प्रबंध के इस सिद्धांत में फेयोल ये कहते हैं कि यदि व्यक्तियों में कार्य पूरा करने की योग्यता है तो उनकी कार्य पर स्थिरता भी बनी रहनी चाहिए, जॉब स्टेबिलिटी होनी जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को ये पता लगे कि मुझे आज काम पर जाना है, कल दूसरी जगह मुझे काम ढूंढना पड़ेगा, तो उसका काम आज के काम पर भी नहीं लगता है। इसलिए बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, बार बार ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिए। एक वर्कर को कुछ समय के लिए एक जगह उसका ठहराव सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है ताकि संस्था के प्रति उसमें अपनत्व का भाव पैदा हो, उसमें आस्था जग सके, वह पूरे डेडिकेशन के साथ, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सके। शायद इसीलिए फेयोल ये कहते हैं अत्यंत कुशाग्र प्रबंधक जो केवल आते जाते हैं की तुलना में एक साधारण प्रबंधक ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, जो संस्था में दीर्घ अवधि तक रुकता है। तो वो ठहराव को, स्टे को बहुत इम्पॉर्टेंट देते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन में यदि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति आते हैं और कुछ दिन के बाद चले जाते हैं, फिर आते हैं कुछ दिन के बाद चले जाते हैं, इससे तो अच्छा है कि एक एवरेज स्किल वाला, एक एवरेज नॉलेज वाला जो मैनेजर है वो आपके यहाँ यदि लंबे समय तक काम करता है तो वो आपको बेहतर रिजल्ट
रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, पहलपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव के बारे में हेनरी फ्योल का ये मानना है कि कर्मचारियों की किसी योजना को प्रस्तावित करने और उसको क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता से है। यानी जब आप कोई प्लान के बारे में अपने वर्कर से डिस्कस करते हैं या कोई प्लान प्रपोज करते हैं या उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो यदि वह उस पर अपने खुलकर विचार व्यक्त करना चाहता है, उसको चेंज करने के संबंध में वह अपनी ओपिनियन देना चाहता है, यदि उसके पास ऐसी कोई क्रिएटिव थिंकिंग है, कोई क्रिएटिव ओपिनियन है जो आपके प्लान को और बेहतर बना सकती है, तो आप वहाँ पर उनको दबाएं नहीं, उन्हें फ्री कर दें अपनी सोच को आपके सामने व्यक्त करने के लिए। हो सकता है कि आपका प्लान और ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से काम कर पाएगा। तो एक तरफ इंस्टीट्यूशन अपना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, तो दूसरी तरफ इनिशिएटिव लेने की जो ताकत है एम्प्लॉयज़ में वह डेवलप होती चली जाती है और हो सकता है आगे जाकर वह अब आपके इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए ये इनिशिएटिव की भावना, पहलपन की भावना या एक कदम आगे बढ़ाने की भावना हमेशा कर्मचारियों में विकसित की जानी चाहिए। अंतिम सिद्धांत के रूप में सहयोग की भावना के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स के बारे में हम बात करेंगे। सहयोग की भावना के सिद्धांत से हमारा आशय कर्मचारियों में सहयोग की भावना और एकता स्थापित करने से है, क्योंकि हम जानते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, संघ ही शक्ति है, संगठन ही शक्ति है। अतः सभी कर्मचारियों को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ग्रुप बन जाएं और हर ग्रुप अपनी अलग अलग विचारधारा के साथ चलता रहे। तो सहयोग की भावना विकसित करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी, जैसे आदेश की एकता के सिद्धांत को ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दो लोगों को आपस में इस तरीके से डाउट में डाल दें कि वह हमारी संस्था के लिए हार्मफुल हों। इसी तरीके से जब हम ऑर्डर देते हैं, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो वह बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये कुछ सिद्धांत थे हेनरी फ्योल के, जो 14 सिद्धांत हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के ये 14 सिद्धांत। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।